हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हो। आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपके लिए काफ़ी सारे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो आशा करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे और आपको पसंद आएंगे। तो देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए आज के सेशन को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आइए बिना देर के हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में क्या कुछ खास है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी। तो इसका जवाब है तंजानिया। तो आईआईटी मद्रास के एक नए परिसर की स्थापना के लिए भारत और तंजानिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी परिसर है। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी डोडोमा है। तो इस मौके पर जब आईआईटी मद्रास के एक नए परिसर का जो कैंपस स्थापित किया जाना है, उसके लिए भारत और तंजानिया के प्रतिनिधि ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और उस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता। तो इसका जवाब है प्रियांश और अवनीत कौर। तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने आयरलैंड में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में इजराइल की टीम को 144 के मुकाबले 146 के स्कोर के करीबी स्कोर से हराया। तो भारत के मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा ने भी कैडेट मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा में मैक्सिको को हराकर कांस्य पदक जीता। तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप कार्यक्रम जो है 3 से 9 जुलाई तक आयरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। तो इस मौके पर यानी कि जो इस जोड़ी के स्वर्ण पदक जीतने के बाद आप विजयी मुद्रा में फोटोग्राफ उनका देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया है। इसका जवाब है ललियान जुआला चांगते। तो भारत और मुंबई सिटी एफसी के खिलाड़ी लालियान जुआला चांगते को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो लालियान जुआला ने इंडियन सुपर लीग, ISL और राष्ट्रीय टीम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। तो वहीं मनीषा कल्याण लगातार दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड भी जीता। तो आप अपनी स्क्रीन के दाहिने तरफ लालियान जुआला चांगते को देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका जवाब है आधव अर्जुन। तो तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि TNBA के अध्यक्ष आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर भी चुन लिया गया है। तो आधव ने 39 में से 38 वोट हासिल कर मौजूदा अध्यक्ष के गोविंदराज को हराया। तो BFI भारत में बास्केटबॉल का खेल का शास्त्रीय निकाय है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह FIBA एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ से संबंध है। तो आप आधव अर्जुन जो कि अभी अध्यक्ष चुना गया उस मौके पर उनको अपने बीच में उनको देख सकते हैं जो माला पहने हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। इसका जवाब है आइसलैंड। तो हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी GPI 2023 जारी किया गया है। इसके तहत दुनिया के 163 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। इस रैंकिंग के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। इसमें वर्ष 2022 के डेटा को शामिल किया गया है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड के बाद डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया को स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग में अफगानिस्तान को अंतिम स्थान पर रखा गया। वहीं यमन 162वें और सीरिया 161वें स्थान पर जो इसके ऊपर है। आप सभी को बता दें ये तीनों देश गृह युद्ध और आतंकवाद से जूझ रहे हैं। तो अब देख लेते हैं आइसलैंड दुनिया का जो सबसे शांतिपूर्ण देश है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के डेटा के अनुसार यूरोपीय देश आइसलैंड पूरी दुनिया में सबसे शांतिप्रिय देश है। आइसलैंड की बात करें तो यह वर्ष 2008 से लगातार दुनिया का सबसे शांत देश बना हुआ है।
इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। अब इस लिस्ट में सबसे अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान को जगह दी गई है। अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस (IEP) की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया का सबसे अशांत देश है। हालांकि IEP के डेटा के अनुसार, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के डेटा के अनुसार, अफगान नागरिकों के आपराधिकता के मामले में पहले की तुलना में कमी आई है। वहीं टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार अकेले चलने में असुरक्षित महसूस करने वाले लोगों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2022 में अफगानिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में 75% की कमी आई है। आप सभी को बता दें कि 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने से पहले वहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, तभी से वहीं पर वो शासन कर रहे हैं। अब भारत की रैंकिंग में भी सुधार आया है इस समय। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रैंकिंग भारत को 126वें स्थान पर जगह दी गई है। तो भारत वर्ष 2022 में 2.578 के स्कोर के साथ 135वें स्थान पर था, जबकि चालू वर्ष में यह 2.314 के स्कोर के साथ 126वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी भारत की रैंकिंग में 9 स्थान के फायदा हुआ है। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जारी किया, तो ये तो पुराना ही वाला सेंटेंस रिपीट हो गया है। तो अब देख लेते हैं दुनिया के 10 सबसे शांतिप्रिय देश कौन से हैं। तो पहले नंबर आप सबको पता आइसलैंड है, दूसरे में डेनमार्क, तीसरे में आयरलैंड, चौथे में न्यूजीलैंड, पाँचवें में ऑस्ट्रिया, छठे में सिंगापुर, सातवें में पुर्तगाल, आठवें में स्लोवेनिया है, नौवें नंबर पर जापान और 10वें नंबर स्विट्जरलैंड है। अब इसमें देख लेते हैं ज़्यादातर यूरोपीय देश ही टॉप पर है। अब रैंकिंग में निचले पायदान के 5 देश जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 159वें रैंकिंग पर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 160 पे दक्षिण सूडान, 161 पे सीरिया, 162 पे यमन और 163वें स्थान पर, यानी कि आखिरी पायदान पर है, जो कि अफगानिस्तान को रखा गया है। अब भारत के पड़ोसियों की भी देख लेते हैं कि आगे स्थिति क्या है। इसमें देख सकते हैं रैंकिंग में कि भारत के पड़ोसियों की रैंकिंग भारत के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। इसमें 17वें रैंकिंग पर है भूटान, 23वें पर है मालदीव, 79वें पे है नेपाल, 80वें पर चीन, 88वें पर बांग्लादेश, 107वें रैंकिंग पर श्रीलंका, 145 पर म्यांमार, 146 पर पाकिस्तान। इसमें देख सकते हैं कि इसमें म्यांमार और पाकिस्तान की रैंकिंग भारत के मुकाबले खराब है। बाकी के ऊपर के जो भारत के और पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग भारत के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? इसका जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, जो परिचालन समन्वय को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। दोनों नौसेनाएं 2005 से संयुक्त बचाव और EOD अभ्यास में भाग ले रही हैं। यह इस आयोजन का 7वां संस्करण भी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इसका जवाब है आर्यन नेहरा। तो भारत के तैराक आर्यन नेहरा ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। तो कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्र और महाराष्ट्र के तैराक अनन्या नायक ने भी क्रमशः महिलाओं की 200 मीटर मेडले और 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो आप आर्यन नेहरा का जो पिक्चर है अपने स्क्रीन के दाहिने तरफ देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? इसका जवाब है ईरान। तो ईरान औपचारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का पूर्ण सदस्य बन गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए ईरान को शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि ईरान ने 15 साल पहले ही SCO में शामिल होने का अनुरोध किया था। तो ईरान भारत के विस्तारित पड़ोसी देश में से एक है। PM मोदी ने SCO के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में ईरान का स्वागत किया। इस वर्ष SCO का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो अब इस जो वर्चुअल मीटिंग हुई है SCO के शिखर सम्मेलन की, इस आप देख सकते हैं कि SCO के सारे मेंबर हैं और PM मोदी बीच में जो वर्चुअल मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं।
इसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को भी देखा जा सकता है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी आप देख सकते हैं। तो अब ईरान जो है अब एससीओ का 9वां सदस्य बन गया है। तो ईरान अब संघाई सहयोग संगठन में स्थायी सदस्य बन गया है। अभी तक एससीओ में कुल 8 सदस्य देश थे, जिसमें से चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। तो पीएम मोदी ने ईरान का इस एससीओ के क्लब में शामिल होने पर स्वागत किया है। तो एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने समूह के नए सदस्य के रूप में ईरान का स्वागत किया। इस बैठक में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी भाग लिया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति रईसी और ईरान के लोगों को बधाई देता हूं और बेलारूस की एससीओ सदस्यता के लिए दायित्व पत्र पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत करते हैं। यानी कि बेलारूस में इसके साथ ही एससीओ की सदस्यता के लिए अप्लाई किया है। बेलारूस आपको पता है कि वो रशिया का पड़ोसी देश है। तो पुतिन और जिनपिंग ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और समूह के अन्य राष्ट्राध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। तो अब देखते हैं ईरान और एससीओ को क्या मायने हैं। तो एससीओ में ईरान के पूर्ण सदस्यता का मामला कई वर्षों से आधार में रखा हुआ था। तो वर्ष 2016 में ईरान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों के साथ परमाणु समझौते यानी कि JCPOA पर हस्ताक्षर करने के 1 साल बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम मानते हैं कि ईरान की परमाणु समस्या हल होने और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध हटने के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। ईरान के शामिल होने के आखिर क्या मायने हैं? तो हाल के समय में वैश्विक स्तर पर कई भू राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका के चले जाने के बाद से मध्य एशियाई क्षेत्र में चीनी प्रभाव और निवेश को बल मिला है। चीन ने पाकिस्तान को अपने रणनीतिक चक्र में मजबूती से खींच लिया और साथ ही वैश्विक मंच पर और अधिक मुखर हो गया। आपको एक बता दें कि चीन दुनिया के कई सारे देशों से BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है चला रहा है, जिसमें पाकिस्तान की भी काफ़ी बड़ी भूमिका है, जहाँ पर POK से होते हुए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक भाग शामिल है। चाइना ने इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश भी किया हुआ है। तो ईरान के इस समूह में शामिल होने से मध्य एशियाई क्षेत्र में इसका प्रभाव और मजबूत होगा। इस साल मार्च में ईरान ने अपने पुराने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरब के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित कर लिया है। इसका आशय यह भी है कि पश्चिमी देशों से बिगड़े रिश्तों को काउंटर करने के लिए ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए तत्पर है। साथ ही एससीओ के मंच को एक विशेष अवसर के रूप में देख रहा है। तो ईरान की सदस्यता भारत की दृष्टि में उसके क्या मायने हैं? तो एससीओ में हो रहे बदलाव के कारण भारत को एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। भारत अमेरिका ने अपने साझेदारी और सहयोग को और मजबूत किया है। तो ईरान के साथ भी भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और भारत और ईरान के बीच वाणिज्यिक संबंधों पर पारंपरिक रूप से ईरानी कच्चे तेल के आयात का प्रभुत्व रहा है। तो मई 2019 तक ईरान भारत के शीर्ष ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में से एक था। अब मई 2019 के बाद प्रतिबंधों पर अमेरिकी छूट की समाप्ति के बाद भारत ने ईरान से कच्चे तेल के आयात को निलंबित कर दिया है। ऐसे में भारत को एससीओ में संतुलन की स्थिति बनाए रखना होगा। भारत वर्ष 2017 में संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना था। इसके अलावा पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य उसी वर्ष बना था। अब देख लेते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का गठन वर्ष 2001 में 6 सदस्य देशों के साथ किया गया था। उस समय इसको संघाई 6 बोला जाता था। इसका प्राथमिक उद्देश्य मध्य एशियाई क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद पर अंकुश लगाने के प्रयासों के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना था। तो आप देखें कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में है। अब 23वें शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या रही, उसके हाइलाइट्स क्या हैं? तो इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो आपसे बता दें, कुछ भी सम्मेलन और मीटिंग्स होते हैं तो उसमें लास्ट में एक साझा घोषणा पत्र जारी किया जाता है।
तो इस साल भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। तो इस नई दिल्ली घोषणा पत्र इस अवसर पर जारी किया गया है। तो नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादी, अलगाववादी एवं चरमपंथी समूह की गतिविधियों का मुकाबला करने तथा धार्मिक असहिष्णुता, आक्रामक राष्ट्रवाद, जातीय एवं नस्लीय भेदभाव, विदेशी द्वेष, फांसीवाद और अंध राष्ट्रवाद के विचार के प्रसार को रोकने पर विशेष ध्यान देने हेतु एक साथ आना चाहिए। अब इसमें साझा यानी संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया है। नेताओं ने 2 विषयगत संयुक्त वक्तव्यों को अपनाया। पहला अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने हेतु सहयोग तथा दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग। अब सहयोग के नए स्तंभ क्या हैं? तो भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाया है, जिनमें शामिल है स्टार्टअप और इनोवेशन, पारंपरिक औषधि, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्ध विरासत। तो एससीओ के भारत के अध्यक्षता की है और इस साल की थीम क्या है? तो सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, यानी टुवर्ड्स सिक्योर एससीओ। यहाँ सिक्योर शब्द वर्ष 2018 में आयोजित एससीओ के किंग दाओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संक्षिप्त नाम से लिया गया है। तो इसका अर्थ है एस से है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, ई से है इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, सी से कनेक्टिविटी, यू से यूटिलिटी एकता, आर से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, और ई से है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण संरक्षण। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप यानी सैफ 2023 का टाइटल किस देश ने जीत लिया है? तो इसका जवाब है भारत। तो भारत ने पेनाल्टी शूटआउट में कुवैत को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। दोनों टीमें खेल के निर्धारित समय में एक एक गोल की बराबरी पर थी। भारत की ओर से ललियानजुवाला छांगटे ने 38वें मिनट में गोल दागकर स्कोर बराबर किया था। अब भारत ने जब एक्स्ट्रा टाइम और निर्धारित समय में और एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी जब इस फाइनल का रिजल्ट नहीं निकला तो पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया, जिसमें भारत ने 5-4 से कुवैत को हराकर इस खिताब पर कब्जा किया है। आप भारतीय कप्तान सुनील छेत्री और बाकी टीम को प्रसन्न मुद्रा में मैच जीतने के बाद देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है अजीत आगरकर। अब पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत आगरकर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फरवरी में चेतन शर्मा द्वारा पद से इस्तीफा देने के बाद से शिव सुंदर दास अंतरिम मुख्य चयनकर्ता बने थे। इसमें सुलक्षणा नायक, अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से इस पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। अजीत आगरकर 1999, 2003 और 2007 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता यानी चीफ सेलेक्टर बनने से पूर्व वो दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए असिस्टेंट कोच की भूमिका दिल्ली कैपिटल्स के लिए असिस्टेंट कोच की भूमिका निभा चुके हैं। उससे इस्तीफा देने के बाद ही उन्होंने इस पद के लिए अप्लाई किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है देवदत्त चंद। तो देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने संजीव चड्ढा का स्थान लिया है। अपनी नियुक्ति से पहले चंद ने मार्च 2021 से बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया था। तो चंद ने अपना करियर 1994 में इलाहाबाद बैंक के एक अधिकारी के रूप में शुरू किया था। तो आप देवदत्त चंद की फोटोग्राफ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका जवाब है EASA। तो भारतीय विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने मानव रहित विमान प्रणालियों और नवीन एयर टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए यूरोपीय यूनियन नियामक, यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 2 नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच मानव रहित विमान और नई एयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? इसका जवाब है अश्विनी वैष्णव। तो संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने 6G टेक्नोलॉजी के लिए 200 से अधिक पेटेंट हासिल करके दूरसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस अलायंस का उद्देश्य तकनीकी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर 6G तकनीकी व्यावसायिक और सामाजिक ज़रूरतों को समझना है। तो इस भारत 6G अलायंस के लॉन्च के मौके पर आप भारत के संचार और आईटी मंत्री और रेल मंत्री भी अश्विनी वैष्णव को देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो इसका जवाब है अजय भट्ट। तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यानी CSD डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर का निर्माण रेल मंत्रालय के तहत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की स्थापना 1948 में की गई थी। CSD के पूरे देश में कुल 34 क्षेत्रीय डिपो हैं। तो इस उद्घाटन के मौके पर आप रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को देख सकते हैं, जहाँ पर आर्मी के जवान और नौसेना के जवान के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। आज का आपका वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करता हूँ आज के सेशन आपको पसंद आएंगे और आशा करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।